दोस्तों नमस्ते। आज का वीडियो लेके आए जबरदस्त जोरदार, ठीक है ना। भारत का सबसे मेगा प्रोजेक्ट, अब पानी की समस्या हो जाएगी खत्म। क्या बात है भाई, ऐसा कैसा वीडियो, आपका क्या कहना है? हेलो दोस्तों, हम आज का वीडियो लेके आए हैं भारत का सबसे मेगा प्रोजेक्ट है, इसके बारे में दोस्तों वीडियो पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना। बढ़ते हैं वीडियो। सोचिए जरा, एक देश ऐसा जिसकी नदियां पहाड़ों से निकलती हैं, बॉर्डर को छूते हुए भारत के अंदर एंटर करती हैं। ऐसे में भारत की नदियों का मुख कभी भी बदल सकता है। चीन जहां से नदियों का बहाव मोड़कर अपने डैम भर रहा है, और पाकिस्तान जहां पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है, और इनके बीच खड़ा भारत जो अपनी हर एक बूंद को बचाकर, मोड़कर, संभालकर अपने गांव-गांव तक पहुंचाने की जंग लड़ रहा है। आज आप भारत के ऐसे ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं जिन्हें पूरा करने में कई साल और कड़ी मेहनत लगी है, और भारत ने नदियों को ऐसा मोड़ दिया, दुश्मन देश चाहकर भी एक बाल्टी भी पानी नहीं भर पाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प वीडियो को। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, राजस्थान। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध नहरों में से एक है। इसका पुराना नाम राजस्थान नहर था। ये नहर राजस्थान के उत्तर पश्चिमी हिस्से से होकर बहती है, और इसे लोग प्यार से मरुगंगा भी कहते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में गिनी जाती है, जिसने रेगिस्तान की तस्वीर ही बदल दी। इस नहर की कहानी आजादी से पहले शुरू होती है। बीकानेर और गंगानगर क्षेत्र में पानी की भारी कमी को देखते हुए बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने वर्ष 1927 में नहर निर्माण की शुरुआत करवाई थी। उसी समय बनी नहर को गंगा नहर कहा गया, जो आज भी श्री गंगा नहर क्षेत्र में मौजूद है और वहां के लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रही है। बाद में इसी सोच को और आगे बढ़ाते हुए इंदिरा गांधी नहर परियोजना को विकसित किया गया। इस परियोजना ने राजस्थान के मरुस्थलीय इलाकों में सचमुच चमत्कार कर दिखाया। जहां पहले दूर दूर तक रेत के टीले नजर आते थे, वहां अब खेत लहलहाने लगे। इस नहर ने सिर्फ खेती के लिए ही नहीं, बल्कि पीने के पानी और उद्योगों के लिए भी पानी दिया है। नहर बनाने से पहले लोगों को पीने का पानी लाने के लिए कई कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। अब स्थिति यह है कि परियोजना के तहत करीब 1200 क्यूसेक पानी केवल पेयजल, उद्योग, सेना और ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आरक्षित किया गया है। चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर जैसे रेगिस्तानी जिलों के लोगों को इससे पानी के लिए सुविधा मिल रही है। बाद में जोधपुर, पाली और बाड़मेर जैसे जिलों को भी इस नहर से पेयजल मिलने लगा। ये नहर सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर बने हरिके बांध से ली गई है। हरिके से मिलने के बाद ये नहर पंजाब और राजस्थान दोनों को पानी देती है। पंजाब में इसकी लंबाई 169 किलोमीटर है, जहां इसे राजस्थान फीडर कहा जाता है। वहां उसका उपयोग मुख्य रूप से पेयजल के लिए होता है। राजस्थान में इस नहर की कुल लंबाई 470 किलोमीटर है, और यहाँ इसे राज कैनाल कहा जाता है। राजस्थान नहर की मुख्य नहर लगभग 256 किलोमीटर लंबी है, जबकि इसकी शाखाएं और वितरिकाएं मिलाकर इसकी लंबाई करीब 5600 किलोमीटर से ज्यादा है। इस परियोजना से पहले लगभग 19.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का अनुमान लगाया गया था। इसकी मेन फीडर नहर 204 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से कुछ हिस्सा राजस्थान में और बाकी पंजाब और हरियाणा में आता है। इसी कारण यह राजस्थान की सबसे प्रमुख और जीवनदायिनी नहर मानी जाती है। इस नहर का पुनः उद्घाटन 31 मार्च 1958 को उस समय के गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। बाद में 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। ये नहर राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के मिस्तावाली हेड से प्रवेश करती है, और समय के साथ पानी की कमी को देखते हुए वर्ष 2017 में इसके सिंचित क्षेत्र को घटाकर 16.17 लाख हेक्टेयर कर दिया गया। इसके बावजूद आज भी इस नहर से राजस्थान के करीब 10 जिले लाभान्वित हो रहे हैं, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, झुंझुनू और सीकर शामिल है। पहले इस नहर की जीरो पॉइंट मोहनगढ़, जैसलमेर में माना जाता था, जिसके बाद में इसे बढ़ाकर गडारा रोड, बाड़मेर तक कर दिया गया। इस नहर से 7 लिफ्ट नहरें और 9 प्रमुख शाखाएं निकली हैं, और नई नई निर्माणाधीन लिफ्ट नहर का नाम बाबा रामदेव लिफ्ट रखा गया है, जबकि भैरवदान चलानी एक प्रस्तावित लिफ्ट नहर है। हालांकि इस परियोजना से कई फायदे हुए, लेकिन कुछ समस्याएं भी सामने आई।
नहर के कारण कुछ इलाकों में जमीन में पानी भरने से सीम की समस्या, मिट्टी में लमड़ियता और कुछ बीमारियों में बढ़ोतरी देखी गई। इसके बावजूद इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यही परियोजना भारत और जापान के बीच हुए सहयोग और समझौते से भी जुड़ी रही है, जिससे इसके निर्माण और विकास में तकनीकी मदद मिली। कुल मिलाकर इंदिरा गांधी नहर ने राजस्थान में सूखे और रेगिस्तानी इलाकों को नई जिंदगी दी और आने वाले समय में भी अब प्रदेश की रीढ़ की हड्डी बनी रहेगी। सरदार सरोवर नहर परियोजना, नर्मदा नहर। सरदार सरोवर बांध भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध माना जाता है। ये बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। इसकी ऊंचाई करीब 138 मीटर है, जबकि नींव सहित यह लगभग 163 मीटर ऊंचा है। बांध की कुल लंबाई करीब 1210 मीटर है। नर्मदा नदी पर कुल 30 बड़े बड़े बांध बनाने की योजना थी, जिनमें सरदार सरोवर और महेश्वर बांध सबसे बड़ी परियोजनाएं हैं। इन दोनों परियोजनाओं का लगातार विरोध भी होता रहा है। सरदार सरोवर परियोजना का मुख्य उद्देश्य गुजरात के सूखे इलाकों तक पानी पहुंचाना है और मध्य प्रदेश के लिए बिजली बनाना था, लेकिन समय के साथ इस परियोजना की लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई और इसके कारण लाखों लोगों के विस्थापन का मुद्दा सामने आया। इसी वजह से यह परियोजना केवल विकास का नहीं बल्कि विवाद और आंदोलन का प्रतीक भी बन गई। नर्मदा नदी घाटी पर बांधों के विरोध को नर्मदा बचाओ आंदोलन का नाम दिया गया। यह आंदोलन खासतौर पर विस्थापित लोगों के पुनर्वास और पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर हुआ। इसमें कई सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े, जिनमें मेधा पाटकर का नाम सबसे प्रमुख रहा। जुलाई 1993 में टाटा समाज विज्ञान संस्थान ने 7 साल के अध्ययन के बाद एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में साफ कहा गया कि सरदार सरोवर बांध से प्रभावित लोगों का पुनर्वास बहुत ही बड़ी समस्या बन चुका है और इसे ठीक से नहीं किया गया है। रिपोर्ट में यहां तक सुझाव दिया गया कि बांध निर्माण पर रोक लगाकर पूरे मामले पर दोबारा सोचने की जरूरत है। अगस्त 1993 में भारत सरकार ने इस परियोजना का आकलन करने के लिए 5 सदस्यीय एक समिति बनाई। इसके बाद दिसंबर 1993 में पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना में पर्यावरण से जुड़े नियमों का ठीक से पालन नहीं किया गया है। बढ़ते विरोध को देखते हुए जनवरी 1994 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने बांध का काम रोकने की घोषणा की। मार्च 1994 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि राज्य सरकार के पास इतने बड़े पैमाने पर विस्थापित लोगों को बसाने का पर्याप्त साधन नहीं है। अप्रैल 1994 में विश्व बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट में माना कि सरदार सरोवर परियोजना में पुनर्वास का काम ठीक से नहीं हो रहा। जुलाई 1994 में केंद्र सरकार की समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली, लेकिन अदालत के आदेश के कारण ये सार्वजनिक नहीं हो सकी। इस दौरान कई पुनर्वास केंद्रों में गंदा पानी पीने से लोगों की मौत की खबरें भी सामने आईं। नवंबर और दिसंबर 1994 में नर्मदा बचाओ आंदोलन ने भोपाल में धरना शुरू किया और बांध निर्माण का विरोध तेज हो गया। दिसंबर 1994 में मध्य प्रदेश सरकार ने विधायकों की एक समिति बनाई, जिसने जांच के बाद कहा कि पुनर्वास में गंभीर गड़बड़ियां हैं। जनवरी 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि समिति के रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और साथ ही बांध की सही ऊंचाई तय करने के लिए अध्ययन किया जाए। मार्च 1995 में विश्व बैंक ने एक बार फिर स्वीकार किया कि यह परियोजना कई गंभीर समस्याओं से घिरी हुई है। इसके बावजूद जून 1995 में गुजरात सरकार ने नर्मदा नदी पर एक और बड़ी परियोजना कल्पसर शुरू करने की घोषणा कर दी। नवंबर 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने की अनुमति दे दी। इसके बाद 1996 से अलग अलग बांध स्थलों पर आंदोलन तेज हो गया। लोग जमीन और सही पुनर्वास की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे। अप्रैल 1997 में महेश्वर बांध से प्रभावित लोगों ने मंडलेश्वर में बड़ा जुलूस निकाला, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। उन्होंने सरकार और बांध बनाने वाली कंपनियों की पुनर्वास योजना पर सवाल उठाए। अक्टूबर 1997 में जहां एक तरफ निर्माण कार्य तेज हुआ, वहीं दूसरी तरफ विरोध भी लगातार चलता रहा। जनवरी 1998 में सरकार ने महेश्वर परियोजना की समीक्षा की घोषणा की और काम रोक दिया गया, लेकिन अप्रैल 1998 में फिर से निर्माण शुरू हुआ। इसी दौरान स्थानीय लोगों ने निषेधाज्ञा तोड़कर प्रदर्शन किया, जिस पर पुलिस कार्रवाई करने पर बाध्य हुई। मई से जुलाई 1998 के बीच लोगों ने सड़कों पर नाकाबंदी कर दी ताकि निर्माण सामग्री बांध स्थल तक ना पहुंच सके। नवंबर 1998 में बाबा आमटे के नेतृत्व में एक बड़ी जनसभा हुई, जो अप्रैल 1999 तक चली। दिसंबर 1999 में दिल्ली में भी एक विशाल सभा हुई, जिसमें नर्मदा घाटी के हजारों विस्थापित लोग शामिल थे। मार्च 2000 में बहुराष्ट्रीय कंपनी
ऑगडेन एनर्जी ने महेश्वर बांध में 49% हिस्सेदारी का समझौता किया। इस तरह सरदार सरोवर और महेश्वर बांध केवल विकसित परियोजनाएं नहीं थी, बल्कि सामाजिक संघर्ष और पुनर्वास और पर्यावरण से जुड़े सवालों का उदाहरण बन गईं। सरल शब्दों में कहा जाए तो सरदार सरोवर बांध ने जहां एक ओर पानी और बिजली के रूप में विकास की राह खोली, वहीं दूसरी ओर इसने यह भी सिखाया कि बड़े प्रोजेक्ट्स में इंसान और प्रकृति दोनों का ध्यान रखना कितना जरूरी है। केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इस परियोजना की शुरुआत वर्ष 2005 में की गई थी। इसके तहत केन नदी और बेतवा नदी को आपस में जोड़ने की योजना बनाई गई। दोनों नदियों को जोड़ने के लिए लगभग 231 किलोमीटर लंबी नहर बनाई जा रही है। इस परियोजना का सीधा फायदा बुंदेलखंड क्षेत्र के कई सूखे इलाकों को मिलने वाला है। इससे मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना जिले के साथ साथ उत्तर प्रदेश के झांसी जिले को भी लाभ मिलेगा। यहाँ खेती के लिए पानी की कमी हमेशा से बड़ी समस्या रही है, जिससे इस परियोजना से काफी हद तक दूर करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि इस परियोजना को लेकर विवाद भी सामने आए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इसका असर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पर पड़ रहा है। नहर और बांध के कारण इस टाइगर रिजर्व का कुछ हिस्सा प्रभावित होगा, जिससे जंगल, वन्य जीव और पर्यावरण को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। यह परियोजना उस बड़े राष्ट्रीय प्लान का हिस्सा है जिसकी कल्पना अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते की गई थी। उस समय देश की कुल 37 नदियों को आपस में जोड़ने का फैसला किया गया था और केन बेतवा परियोजना उन्हीं में से एक है। अनुमान लगाया गया था कि इन सभी नदियों को जोड़ने में करीब 5,60,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। केन बेतवा लिंक परियोजना को देश की उन समस्याओं में गिना जाता है जिन्हें सबसे पहले जमीन पर उतारने की तैयारी की गई थी। इस परियोजना के सर्वे और तैयारी के काम पर ही करीब 44,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। वहीं इसका मुख्य बांध करीब 6,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाना है। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आपको भारत की ताकत का अंदाजा हो गया होगा। भारत की इस कड़ी मेहनत और दूरदर्शी सोच के लिए दिल से एक बार जय हिंद तो बनता ही है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? भारत जो नदियां एक दूसरे डैम को बनाने में और नहर चालू करने में कितनी कठिनाई आती है, और भारत के लोग एक दूसरे नेता के बारे में और सोच के संगठन हो जाता है और आंदोलन करने लगते हैं। वो नहीं सोचते कि यार कोई भी योजना आती है तो अच्छाई के लिए होती है, ठीक है ना, काम करना चाहिए। और अभी मोदी सरकार के देखो कितनी नदियां को जोड़ रहे हैं और काम करने का विकास कर रहे हैं। आने वाले भविष्य में कितने खेतीबाड़ियों के लिए और अपने जीवन के लिए कितने अच्छा होगा। आपका क्या कहना है? आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में राय जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तभी के लिए जय हिंद, जय